Good morning, students. This is a biology class. In my last class, I have discussed about the biotechnology and the processes which were conducted in the biotechnology. Now, I will discuss today about restriction endonuclease enzyme. Okay, I have already discussed about the restriction endonuclease enzyme, which are also called molecular scissors or genetic scissors because they cut the DNA from a specific site, that is its recognition sites. Okay, so there are two types of the restriction endonuclease. Restriction nuclease, that is exonuclease and endonuclease. When the restriction enzyme cut the DNA from the side by side, then it is called exonuclease, and when it cut to the DNA from the center, then it is called endonuclease. अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई देखो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई। फॉर एग्जांपल, तुम लोग को पता है कि बैक्टीरियोफेज क्या करता है, वायरस है, ठीक है, एक तरीके का वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, तो जब वायरस कोई अटैक करता है बैक्टीरिया पे तो अपना वायरल डीएनए उसमें छोड़ देता है, किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, तब उसकी कॉपी बनती है और अपना वो नंबर प्रोलिफरेट करता है या बढ़ाता है। अब जो तुम्हारा बैक्टीरिया है जिसमें वो वायरस एंटर हुआ है, ठीक है, वो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं ये जो बना हुआ है। तो ये क्या करता है, इस वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देगा क्योंकि यही इसका काम है, डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ना। ठीक, बट इसको इतनी अकल तो होती नहीं है कि ये अपना डीएनए तोड़ रहा है या फिर उस वायरस का डीएनए तोड़ रहा है। तो ये अपना डीएनए भी तोड़ सकता है, मतलब बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी ब्रेक ना कर दे। इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिससे कि इसके डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, जिससे कि ये अपने डीएनए को तोड़ नहीं पाता, वरना तो ये अपना डीएनए ही ब्रेक कर दे। So it restrict the growth of virus in bacteria and it will cut DNA from the center. ये endonuclease है. It will recognize some site in the viral DNA called recognition sites. Recognition site का मतलब ये है कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इतना लंबा डीएनए है, तो ये जहाँ से इस डीएनए को कट करेगा पहचान कर, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को या पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचान कर वहाँ से कट लगाता है, हर जगह से तो लगाता नहीं है, तो उसको कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है। जैसे मान लिया CCC-GGG, मतलब ये एक सीक्वेंस है, 6 का सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का, CCC-GGG। तो जहाँ जहाँ ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये कट लगाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कहीं नहीं लगाएगा। तो जो CCC-GGG है वो इसकी रिकॉग्निशन साइट हो गई। ठीक है, ये रिकॉग्निशन साइट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर फाउंड मेनली प्रोकैरियोटिक, मेनली एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में ही रिपोर्ट किया गया है, और ये सेल्फ डिपेंडिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ होता है, जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। मतलब ये अपने डीएनए को नहीं मारता है, मारेगा केवल वायरस के डीएनए को, तो अपने डीएनए में ये मॉडिफाई कर लेता है, मिथाइल ग्रुप का जो एडिशन लगाया था। सो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम हो जाता है और केवल ये वायरस के डीएनए को अटैक करता है। रिकॉग्निशन साइट जो होती हैं हमेशा डीएनए की, वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में ही होनी चाहिए। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तुम्हें पता है कि डीएनए के 2 सेगमेंट होते हैं, वो एंटी पैरेलल होते हैं, मीन्स 5 to 3 प्राइम होता है और 3 to 5 प्राइम होता है। तो पैलेंड्रोम का मतलब ये है कि उसको किसी भी सीक्वेंस को किसी भी सीक्वेंस से पढ़ा जाए, 5 to 3 एंड से पढ़ा जाए या 3 to 5 एंड से पढ़ा जाए, हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो वो पैलेंड्रोम नहीं कहलाएगा। तो जो हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमेशा ऐसे सीक्वेंस पे कट लगाता है जो एक दूसरे के पैलेंड्रोम हो। फॉर एग्जांपल CCC-GGG है, ठीक है, ये करता नहीं है, लेकिन मान लिया हमने एग्जांपल CCC-GGG, ठीक है, CCC-GGG, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, इधर से जी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसी CCC-GGG,
तो इसको तुम अगर इधर से पढ़ो 5 to 3 पढ़ो तब भी यही आ रहा है, 3 to 5 पढ़ो तब भी यही आ रहा है। तो ये पैलिंड्रोम कहलाता है। और यहीं से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है डीएनए के फ्रेगमेंट को। जैसे मलयालम है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो क्या लिखा है, मलयालम। मलयालम को अगर इधर से पढ़ो तब भी वही स्पेलिंग है, इधर से पढ़ो तब भी वही स्पेलिंग है। तो ये कहलाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो हमेशा जो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही कट करता है डीएनए को। अब कट कैसे कर सकता है, या तो ये सेंटर से कट लगाएगा, सेंटर से कट लगाएगा तो क्या होगा, देखो दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स बढ़ जाएंगे और दोनों पेयर्स में होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो सी 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 जी 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 सी सी सी, मतलब सेंटर से कट लगाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तब ये जो एंड बनेंगे वैसे बनेंगे, ये कहलाते हैं ब्लंट एंड। ठीक है, ब्लंट एंड जो एक्चुअल में यूज़ नहीं होते इस टेक्नोलॉजी में, ब्लंट एंड कभी यूज़ नहीं होते, हमेशा स्टिकी एंड यूज़ होते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है उसमें स्टिकी एंड यूज़ होते हैं। स्टिकी एंड बनते कैसे हैं, देखो स्टिकी एंड जैसे कि माना ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, पहला वाला देखो 5 to 3 GAATTC, ठीक है, ये सीक्वेंस ये कोड करता है। ये ई को आर जो है, ई एस्क्रेशिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, नहीं रेस्ट्रिक्शन यहाँ मतलब नहीं है इसका, ई एस्क्रेशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है। तो आगे पढ़ेंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम का नामकरण होता है वो कैसे करा जाता है। इसमें पहला जो जेनेटिक वाला नाम होता है, जीनस का नाम होता है, उसका पहला वर्ड लेते हैं। स्पीशीज़ के शब्द के 2 वर्ड लिए जाते हैं को, और इसका स्ट्रेन है कुछ RY करके, RY13। तो स्ट्रेन का पहला वर्ड लिया जाता है तो आर ले लिया। और पहला ये स्टेन था, पहला ये एंजाइम था, इसीलिए रोमन गिनती में इसको फर्स्ट कंसीडर करा जाता है। तो ये बनता है ई को आर फर्स्ट। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है। इसी तरीके से आज के टाइम पे बहुत सारे 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम अलग अलग होता है, हमें कुछ पढ़ने हैं जो कि मेंशन है बुक में। अब देखो ये स्टिकी एंड्स कैसे बनते हैं, GAATTC। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये वाला EcoR, ठीक है, ये क्या करता है, कहाँ कट लगाता है, यहाँ देखो यहाँ कट लगाया इसने और एक यहाँ कट लगाया। मतलब जो GAATTC वाला सीक्वेंस है तो जी के पास, जी और ए के बीच में कट लगाया, इधर से भी जी और ए के बीच में कट लगाया। और अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जी और सी तो पेयरिंग में है, ठीक है, और ये पूरा सीक्वेंस ये अलग हो गया, तो ये इसको अलग दिखा दिया है। और यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है ये जुड़ा हुआ है और ये पेयरिंग वाला जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कट लगा है। तो ये सी और जी जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये जी और सी आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो पोर्शन बचा है ये इसके साथ है लेफ्ट ओवर, और ये जो पोर्शन बचा है वो दूसरे वाले पार्ट के साथ है। तो जो ये एंड बना, देखो ये एंड बना, यहाँ पे ये एंड बने, ये स्टिकी एंड्स हैं। इनको स्टिकी एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसका हमारा डीएनए है, जो जिसका जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस एनिमल का हमको चाहिए है, उसका जीन मतलब उसका डीएनए का पार्ट है ये। अब जो हम बनाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, हम प्लाज्मिड को तोड़ेंगे तो प्लाज्मिड से भी, प्लाज्मिड में भी वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ इसीलिए करा जाता है ताकि यहाँ जो स्टिकी एंड्स बने, और रिकॉग्निशन साइट भी इसकी यही रहेगी प्लाज्मिड में भी, क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। यहाँ पे अगर हम EcoR का यूज़ कर रहे हैं तो प्लाज्मिड के फ्रैगमेंट को तोड़ने के लिए भी EcoR का ही यूज़ करेंगे, ताकि ये जो एंड्स बने हैं वो उसमें फिट हो जाएं, प्लाज्मिड में फिट हो जाएं। तभी तो ये इनको स्टिकी एंड्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पेयरिंग करना चाहते हैं। जब नाइट्रोजनस बेस अनपेयर्ड हो जाते हैं तो ये दे वांट टू पेयर फास्टली, तो ये बहुत जल्दी पेयरिंग करना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी अगर इनको अपना पार्टनर मिलेगा, मतलब ए को टी मिलेगा, टी को ए मिलेगा, ये वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे बहुत इजीली। सो द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर कट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्टिकी एंड वांट टू पेयर बिकॉज दीज आर फ्री टू पेयर। देखो हमें पता है जो हमारा डीएनए है उसमें दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं
और 3 होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो नाइट्रोजन बेस के 20% होता है, वो ईजिली टूट जाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक्चुअल में प्रेजेंट होता है डीएनए में, जो उसको बाइंड करने का काम करता है। उसी को ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ देता है। तो जो एंड्स बनते हैं वो स्टिकी एंड बनते हैं और ये अनपेयर्ड हो जाते हैं और ये पेयर करना चाहते हैं। वी यूज़ स्टिकी एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नॉट ब्लंट एंड्स। तो हम कभी ब्लंट एंड वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा स्टिकी एंड वाला यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जनरली क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है जो कि मेन डीएनए से अलग होता है। नॉन एसेंशियल डीएनए है, मतलब इसमें क्या होगा, ये जो नॉर्मल डीएनए है, जो एक्चुअल डीएनए है, उससे अलग डीएनए होता है बैक्टीरिया में, और ये भी डबल स्टैंडर्ड ही होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसका इफ़ेक्ट मीन्स ये मेन क्रोमोसोम पे या मेन डीएनए पे निर्भर नहीं होता अपने काम के लिए। जो प्लाज्मिड होता है, इसमें जो बैक्टीरिया है उसमें एक प्लाज्मिड भी हो सकता है, बहुत सारे प्लाज्मिड भी हो सकते हैं। सो प्लाज्मिड क्या करता है, वेक्टर का काम करता है, वो गाड़ी की तरह काम करता है, जो एक होस्ट से मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाने का काम करता है। तो हम प्लाज्मिड को ही मोस्टली बैक्टीरिया सेल में डालने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया सेल में ही पाया जाता है। तो हम प्लाज्मिड को ही यूज़ करते हैं बैक्टीरियल सेल में, मतलब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेट करवाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड हमने यहाँ पे ले लिया और प्लाज्मिड को हमें काटना है। तो प्लाज्मिड भी क्या है, जीन है, मतलब डीएनए ही है। तो उसमें भी वही सीक्वेंस होंगे जो नॉर्मल डीएनए में होता है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो इसके जो क्या कहेंगे पोर्शन है जिसको कट करके निकालना है, तो हम इस यहाँ पे भी EcoR का यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए और प्लाज्मिड को तोड़ने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ होगा, ताकि जो स्टिकी एंड्स बने वो ईजिली हमारे प्लाज्मिड में एंटर कर पाएँ। अब देखो यहाँ पे स्टिकी एंड्स बने GATTC में, हमने ऊपर दिखाया था EcoR कहाँ से तोड़ता है इन दोनों स्ट्रैंड को, G और A के बीच से। तो G और A के बीच से यहाँ से तोड़ दिया। इसी तरीके से प्लाज्मिड में भी ये यहीं से तोड़ेगा, तो दोनों एंड्स फ्री हो जाएंगे। मीन्स जो हमारा डीएनए है ये वाला, उसका एंड भी ये यहाँ पे स्टिकी एंड बन जाएंगे और यहाँ पे भी स्टिकी एंड बन जाएंगे, जिससे कि ये ईजिली एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये बना, वहाँ पे देखो ये तुम्हारा जो ग्रीन से दिखाया गया है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे जो एंड्स बने वो स्टिकी एंड्स बने। तो ये एंड्स जो हैं वो देखो यहाँ पे ईजिली इंसर्ट हो गए इस प्लाज्मिड में, जो यहाँ पे ये रेड से दिखाया गया है, और उसके साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लगा हुआ है, और ये हमने यहाँ पे इसको ऐड करवा दिया। जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे, जो कॉर्नर चिपक नहीं पाते, उनको डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम से एडिशन इनका यहाँ पे करवा दिया जाता है, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड में ऐड हो जाता है। अब इस प्लाज्मिड को उठा के हम किस में डाल देंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे, और इसकी कॉपी बन जाएगी। कॉपी इसके जीन की बनेगी, साथ ही साथ हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट हो जाएगा, इसकी कॉपी भी हमको मिल जाएंगी। यही हमारा मोटिव था। सो नेमिंग कैसे करी जाती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, वैसे अभी तुम्हें बताया। इसका शेकुलाई RY13 एक स्ट्रेन है ईकोलाई का। तो जब इसका नामकरण या नेमिंग करी जाती है तो जीनस के नाम का फर्स्ट वर्ड, स्पीशीज़ के नाम का सेकंड 2 लेटर लिए जाते हैं, और स्ट्रेन के नाम का पहला अक्षर लिया जाता है। सो इसका E, इसका CO, इसका R, और क्योंकि ये फर्स्ट एंजाइम है इसलिए फर्स्ट, अगर दूसरा होता तो सेकंड, तीसरा होता तो थर्ड। इस तरीके से नेमिंग करी जाती है। तो एक ही बैक्टीरिया से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल सकते हैं। मीन्स एक एक बैक्टीरिया है, उससे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहला लिया तो उसको फर्स्ट कहेंगे, दूसरा लिया तो सेकंड कहेंगे, तीसरा लिया तो थर्ड कहेंगे, इस तरीके से। तो फर्स्ट को पहला, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये पूछा जा सकता है MCQ में, पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, तो हिंद सेकंड। अब इसको ये रीज़न नहीं पता कि सेकंड पहला क्यों कहा जाता है, हालांकि पहला वाला होना चाहिए था, लेकिन हिंद सेकंड जो है वो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है। हिंद को ये नाम क्यों दिया गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और डी इसका स्ट्रेन होगा, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया गया है हिंद 2, जो कि निमोनिया कॉजिंग
क्या है, वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस. So this is the all about the restriction endonuclease enzyme. I hope this is clear to all of you. In my last class I will discuss about the vector and the cloning factors. Okay, thank you.